हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप सभी लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ गणित विषय पढ़ने के लिए। आप सभी अपने अपने घरों पर मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आपकी पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं है। जो भी परेशानी है वो पूरी तरह से यहाँ पे क्लियर हो रही है। हर एक सवाल को आप डिस्कस कर रहे हैं, हर एक सवाल को आप समझ रहे हैं। और ये क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक समस्त विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस देने की, कोई भी चार्ज देने की आवश्यकता नहीं है। तो बस हम यहां पर बात करने वाले हैं कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय की अंतिम प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली, और अध्याय है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। अब इस अध्याय की विविध प्रश्नावली के अंदर आपको कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे जो काफी अच्छे हैं, जो मूलतः दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र पर आधारित हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वन बाय वन इन सवालों की। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष ए, बी एवं सी दिए हैं, तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्ष दिए हैं 3 -1 2 1 2 -4 और -1 1 और 2। मतलब किसी भी समांतर चतुर्भुज के आपको 3 शीर्ष दिए हैं, चौथा शीर्ष आपको ज्ञात करना है। यहां पर दूरी निकालने से सवाल हल नहीं होगा, विभाजन सूत्र की मदद से बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। इस सवाल को पहले समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया है ए, बी, सी और डी। अब इस एबीसीडी के अंदर आपको यह बोला है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है मतलब यह भुजा इसके बराबर है और यह भुजा इसके बराबर है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ए बिंदु का निर्देशांक 3 -1 और 2 दिया है, बी बिंदु का निर्देशांक 1 2 और -4 दिया है, सी बिंदु का निर्देशांक -1 1 और 2 दिया है, और आपसे डी बिंदु का निर्देशांक पूछा है। मान लिया जाए कि डी बिंदु का निर्देशांक अल्फा, बीटा और गामा है, ठीक है। क्या मान लिया कि डी बिंदु का निर्देशांक अल्फा, बीटा, गामा है। माना डी अल्फा, बीटा, गामा है, जो कि हमें यहां पर निकालना है। अच्छा, डी बिंदु का निर्देशांक अल्फा, बीटा, गामा है, तो क्या मैं यहां पर सुनने की कोशिश करना, दूरी लगा दो, दूरी का सूत्र कि सी से डी की दूरी, ए से बी की दूरी समांतर चतुर्भुज में बराबर होती है। लगा सकते हैं, लेकिन वहां से आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपके सामने 3 अलग अलग चीजें निकालने का टारगेट है, अल्फा, बीटा और गामा। तीनों एक साथ तो निकलेगा नहीं, एक ही समीकरण बनेगा अगर ये दूरी और ये दूरी बराबर करोगे तो फिर सर हम ये दूरी और ये दूरी बराबर कर देंगे तो दूसरा समीकरण बन जाएगा। ये बात भी ठीक है, फिर क्या करोगे? क्योंकि विकर्ण तो बराबर होते नहीं है। दो आपके सामने समीकरण रहेंगे और 3 आपके सामने चर रहेंगे। 3 चर वाली समीकरण को हल करने के लिए हमें 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है, 3 समीकरणों की वो संभव नहीं है। तो देखो, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। चूंकि एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में या किसी भी समांतर चतुर्भुज में, कोई भी समांतर चतुर्भुज हो, चतुर्भुज में जो इनके विकर्ण होते हैं ना, विकर्ण मतलब ए को सी से जोड़ा और बी से डी को जोड़ा, ये दोनों एक दूसरे को बराबर 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं। मतलब ऐसा है कि विकर्ण, पहला विकर्ण दूसरे को बराबर 2 टुकड़ों में तोड़ेगा और दूसरा विकर्ण पहले को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ेगा, तो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है सर, इतना क्लियर स्टेटमेंट है? करते हैं। फोटो की मदद से मान लीजिए ये बिंदु M है, तो इसका मतलब यह है कि AM बराबर CM होगा, एवं AM मतलब ये दूरी और ये दूरी, और BM बराबर DM होगा। अब आपको यहां पर इतना सा ध्यान रखना है कि आप M बिंदु निकाल सकते हैं क्या? कैसे? तो हमारे सामने एक छोटा सा सूत्र होता है, उस सूत्र का नाम होता है मध्य बिंदु सूत्र। अपन ने पढ़ा था ना मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता था
कि यदि दो बिंदु x1 y1 z1 x2 y2 z2 के निर्देशांक दिए हो तो उनका मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है, साथ में y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है, और z1 प्लस z2 बटा 2 आता है। तो अगर मैं यहां पर m का मध्य या m बिंदु निकालने जाऊं, चूंकि AC का मध्य बिंदु m है, तो क्या मैं m बिंदु को निकाल सकता हूं? इसी तरह से m कैसे निकलेगा? तो m कैसे निकलेगा? AC का मध्य बिंदु 3 माइनस 1, मतलब 3 प्लस माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 बटा 2, ठीक है, और 2 प्लस 2 बटा 2। ये कैसे निकाला? ये ऐसे निकाला कि AC का मध्य बिंदु M है, AC का मध्य बिंदु M है। क्लियर है क्या? ओके। अगर ऐसा है तो M बिंदु के निर्देशांक कैसे आए यार? M बिंदु देखो 3 माइनस 1 2, 2 बटा 2 1, ये तो हुआ 0, तो 1 0 और 2 आ गए। अब यहां एक बात और सोचो, ये M BD का मध्य बिंदु भी तो है, तो ये M BD का मध्य बिंदु भी है। हां, तो चूंकि M BD का मध्य बिंदु भी है, किसका? B, ये वाले विकर्ण का भी मध्य बिंदु M ही है, BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो M को कैसे निकालेंगे? M को निकालने के लिए इसके निर्देशांक में इसको जोड़ दो, मतलब अल्फा में 1 जोड़ दो तो अल्फा प्लस 1 बटा 2, 2 जोड़ दो बीटा में तो बीटा प्लस 2 बटा 2, और माइनस 4 जोड़ दो गामा में तो गामा माइनस 4 बटा 2। अब यार चाहे M बिंदु AC से निकालो या फिर M बिंदु BD से निकालो, बात तो बराबर होनी है, मतलब ये वाला केस और ये वाला केस तो बराबर ही है। अगर बराबर है तो अल्फा प्लस 1 बटा 2 1 के बराबर आना चाहिए इसका x निर्देशांक, बात बिल्कुल सही है 100%। तो 1 और 2 चूंकि बराबर है तो क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस 1 बटा 2 1 के बराबर, तो यहां से अल्फा का मान तो 1 आ जाएगा। बीटा प्लस 2 देख लो, बीटा प्लस 2 बटा 2 बराबर 0 आना चाहिए, तो बीटा का मान माइनस 2 आ जाएगा। गामा माइनस 4 बटा 2 बराबर 2 आना चाहिए, कितना? गामा माइनस 4 बटा 2 बराबर 2 आना चाहिए, तो गामा का मान यहां से 8 आ जाएगा। आपके पास अल्फा मिला, बीटा मिला, गामा मिला, दैट मींस जो 3 बिंदु डी आपने माने थे, डी बिंदु जो है वो बन चुका है 1 माइनस 2 और 8। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी बिंदु कैसे मिला? 1 माइनस 2 और 8। क्लियर है क्या? मतलब इस तरह से हमने डी बिंदु के निर्देशांक निकाले एम बिंदु को निकालते समय। अब इसकी थोड़ी सी ट्रिक भी आप याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या याद रखनी है कि यदि ABCD समांतर चतुर्भुज है तो इसके बिंदुओं का योग इसके बिंदुओं के योग के बराबर है। x1 x2 x3 x4, तो x1 प्लस x3 x2 प्लस x4 सीधा सीधा रिजल्ट देगा। y1 प्लस y3 y2 प्लस y4, z1 प्लस z3 z3 प्लस z4। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। एक त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A, B और C है, तो त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब माध्यिकाएं होती क्या है? विपरीत शीर्ष से किसी भुजा पर डाली गई ऐसी रेखा जो उस भुजा को 2 बराबर टुकड़ों में तोड़ती है, यही होती है माध्यिका। और आपके सामने त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं और आपको माध्यिकाओं की लंबाई निकालनी है। ओके, चलो ठीक है, मान लेते हैं हमारे सामने त्रिभुज है A, B और C। A कितना बिंदु यहां पर बना है 0,0,6, B बिंदु 0,4,0, C बिंदु 6,0,0। अब यदि ABC आपके सामने 3 बिंदु दिए हैं तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले A से एक माध्यिका निकालिए M, मतलब A से एक रेखा निकालिए जो BC को M पर काटती है,
और यहां पर ए से लेकर एम या जो सी से लेकर एम है और एम से लेकर सी है उसकी दूरी बराबर है। तो पहले अपन ए एम माध्यिका की लंबाई निकाल लेते हैं। ए एम माध्यिका 1 बाय 1 निकालेंगे सबका यार, है ना। ए एम माध्यिका, तो ए एम माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो एम जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है। ए बिंदु आपके पास है, एम बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है। तो अगर एम बीसी का मध्य बिंदु है तो क्या आप एम के निर्देशांक मध्य बिंदु नियम से निकाल सकते हो। मध्य बिंदु नियम क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 और z1 प्लस z2 बटा 2। कितना आ जाएगा ये, x1 इसका 6 है, इसका 0, 6 प्लस 0 बटा 2 3, ठीक है। 0 प्लस 4 बटा 2 2 और 0 प्लस 0 दैट इज 0। तो m बिंदु के निर्देशांक आपके सामने आ गए 3,2,0, है ना। ओके, तो क्या आप ए सी या ए एम माध्यिका की लंबाई निकाल सकते हैं। हां जी सर, ए एम जो लंबाई है वो कैसे निकलेगी, दूरी नियम से। वो क्या होता था, x2 में से x1 घटा दो, y2 में से y1 घटा दो और z2 में से z1 घटा दो। x2 माइनस x1 0 माइनस 3, 3 का वर्ग। देख लो यार, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो 0 माइनस 3, 3 का वर्ग प्लस 0 माइनस 4, 4 का वर्ग प्लस 6 माइनस 0, अच्छा रुको रुको, 0 माइनस 3 नहीं, 0 माइनस 2 होगा ना, इसका निर्देशांक तो 2 आया है, प्लस 6 माइनस 0 का वर्ग। तो कितना ये, 3 का वर्ग, 2 का वर्ग और 6 का वर्ग। तो ये आएगा √49, जिसका मतलब आएगा 7, है ना। देख लो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 6 का वर्ग 36, 36 4 40 और 9 39। तो आपके सामने ए एम जो माध्यिका आई उसकी लंबाई 7 इकाई आई है, 7, ठीक है। अब यदि मैं ए एम माध्यिका को छोड़कर दूसरी माध्यिका, मान लीजिए अपन ने बी से सी पर या बी से ए सी रेखा पर माध्यिका डाली, मान लेते हैं ये एन बिंदु पर कट करती है। कहां पर, एन बिंदु पर। तो अब हम ए एम की जगह इसे नोट कर लीजिए, हम बी एन माध्यिका नोट करने जा रहे हैं। सेम काम आपको सभी में करना है ना, फॉर्मूला सेम लगना है, कैलकुलेशन सेम है, बस छोटी छोटी कुछ चीजें बदलनी है जिनका कैलकुलेशन आप लोगों को करना है और कुछ नहीं है। चलिए, पहले बात करते हैं कि ये है क्या। हम बात कर रहे हैं बी से एन जाने वाली माध्यिका, मतलब बी एन माध्यिका। ये बी एन माध्यिका क्या है सर, बी एन जो एन नाम का बिंदु है वो ए सी का मध्य बिंदु है। बात तो सही है, तो क्या मैं लिख सकता हूं एन जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है, बिल्कुल बात सही है। अगर एन बेसी का मध्य बिंदु है तो एन के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, बड़ी आसानी से इन दोनों के निर्देशांक को जोड़ जोड़ के आधा करो, 0 प्लस 6 बटा 2 3, ठीक है। उसके बाद 0 प्लस 0 बटा 2 0, 6 प्लस 0 बटा 2 3। अब आपको बी से एन की दूरी निकालनी है। इसके लिए सूत्र क्या, वही दूरी सूत्र, 0 माइनस 3। यहां पर बिंदु कौन सा है, 3 0 0, 3 0 3, 3 0 3 मतलब 0 में से 3 घटाया पहले, तो बी बिंदु के निर्देशांक में से सी या एन बिंदु के निर्देशांक घटाते जाओ, 0 में से फिर 3 घटाया। यू कैन वेरीफाई, 0 में से 3 घटा, 0 में से 4 में से 0 घटा, 0 में से 3 घटा, 0 में से 3 घटा तो 3 का वर्ग मतलब 9, 4 का वर्ग और अगेन 3 का वर्ग, सो इट शुड बी इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 9। तो 9 16 25, 25 और 9 34, सो यहां पर मिलेगा 34। मतलब जो बी एन माध्यिका है उसकी लंबाई √34 है, √34। नाउ सी ए माध्यिका या सी से निकलने वाली रेखा, तो सी से निकलने वाली रेखा ऐसी। अच्छा, माध्यिका जब फोटो बनाओ ना तो एक बात पता है कि माध्यिका तीनों एक ही बिंदु पर मिलती है जिसे केंद्रक कहते हैं, तो इसको ऐसा मत बना देना।
वरना नंबर तो नहीं कटेंगे लेकिन हो सकता है कट भी जाए। ये P बिंदु है, ये इन दोनों को दो बराबर टुकड़ों में तोड़ता है, तो P बिंदु निकाल लेते हैं। P बिंदु निकालने के लिए फिर वही छोटा सा कैलकुलेशन जो अपन ने चेंज किया वही वापस फिर से लेना, और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, और कुछ नहीं है। सो अगर मैं अब बात करूं CP माध्यिका, तो CP माध्यिका कैसे बनेगी? CP माध्यिका A और B का मध्य बिंदु P होगा, ठीक है। तो P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, बात तो सही है। मध्य बिंदु का जो नियम लगेगा वो यही लगेगा जो अभी तक लगते आ रहा है, ये बात भी सही है। तो मैं P बिंदु निकाल लूं पहले। 0 + 0 मतलब 0, 4 + 0 बटा 2 तो 2, 6 + 0 बटा 2 मतलब 3, तो 0, 2 और 3। अब यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है C से P की दूरी निकालने के लिए। ये वाली दूरी माध्यिका CP की दूरी है, CP। तो CP की दूरी कितनी? C में से P के निर्देशांक घटाओ, 0, 2 और 3, तो 6 में से 0 गए, पहले तो 6 में से 0 गए, फिर 0 में से 2 गए, ठीक है, फिर 0 में से 3 गए, तो 6 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, तो यह आया फिर से √49, जिसका मतलब 7 आएगा और कुछ नहीं। कितना आएगा? 7, और 7 आपका यहां पर सही जवाब है। तो अगर अपन CP माध्यिका के बारे में बात करते हैं तो उसकी लंबाई 7 है, और यही 3 आपके जवाब है। तीनों माध्यिकाओं के लिए प्रोसेस सेम है, अलग अलग तरीके से कैलकुलेशंस करना है जो कि आपने किया। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपनी किताब के जवाब के साथ, और साथ ही साथ आप भी इसे एक बार खुद से हल करके देख लीजिए। चलिए, यदि त्रिभुज PQR का केंद्रक मूल बिंदु है और शीर्ष P 2A 2 6 Q -4 3 -10 और R 18 14 और 2C है, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। ABC का मान ज्ञात करना है। यदि आपको किसी त्रिभुज PQR के बारे में कुछ बोला गया है और यह बोला है कि इसका केंद्रक जो है वो मूल बिंदु है, ओके, ये सवाल तो सिंपल है यार। मान लीजिए ये त्रिभुज PQR है, P, Q और R। मान लेते हैं त्रिभुज PQ या P के निर्देशांक x1, y1, z1 है, ठीक है, और इसके निर्देशांक x2, y2, z2 है, और इसके निर्देशांक x3, y3, z3 है। आपको प्रश्न में यह बोला है कि इसका जो केंद्रक है वो मूल बिंदु पर है। तो केंद्रक पहले तो होता क्या है? केंद्रक होना चाहिए, सबसे जरूरी बात कि केंद्रक का सूत्र आपको पता होना चाहिए। केंद्रक को G से निरूपित करते हैं। G से निरूपित करने का मतलब है जितने भी x हैं उनको जोड़ के बटा 3, जितने भी y है उनको जोड़ के बटा 3, और जितने भी z हैं उनको जोड़ के बटा 3। मतलब x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3, और z1 + z2 + z3 बटा 3। और यहां पर ये जो केंद्रक दिया है वो दिया है मूल बिंदु। मूल बिंदु मतलब 0, 0, 0। तो इस त्रिभुज का जो केंद्रक है वो मूल बिंदु पर स्थित है, जो कि 0, 0, 0 है। तो ये 0 कब आ सकता है? जब सारे जो x हैं उनका जोड़ बटा 3 0 हो। इसका मतलब कि सारे x का जोड़ 0 हो। वैसे ही सारे y का जोड़ भी 0 होना चाहिए, और सारे z का जोड़ भी 0 होना चाहिए, तभी वो 0 आएगा। 0 बटा 3 0। तो हमें इस सवाल को हल करने का सूत्र मिल गया है। P बिंदु के निर्देशांक 2A 2, 6 दिए हैं, 2A 2, 6। Q बिंदु के निर्देशांक -4 3B, -10 दिया है, और यहां पर 8 14, 2C दिया है। तो सारे x का जोड़ 0 होना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। तो चूंकि सिग्मा x बराबर 0, इसका मतलब है 2A -4 + 8, 2A -4 + 8 बराबर 0। तो 2A बराबर -4, A का मान -2, A का मान ज्ञात करना था। सिग्मा y बराबर 0,
सिग्मा y बराबर 0 मतलब सारे y का जोड़ 0। सारे y का मतलब ये 2 को 3b और 14 में जोड़ो तो 2a या 2 प्लस 3b प्लस 14 बराबर 0 है ना। 14 है ना, बिल्कुल 14 को वहां पहुंचाया तो ये मिलता है -2 और 14 -16, तो b का मान -16/3, बिल्कुल ठीक। और उसके बाद सिग्मा z बराबर 0 मतलब सारे z का मान भी 0 होना चाहिए। तो 6 -10 और 2c, तो 6 -10 प्लस 2c बराबर 0 मतलब 2c बराबर 4 और c बराबर 2। तो आपके सामने a, b और c के जवाब पूछे थे, मान पूछे थे, जो कि यहां लिखे हैं, साफ साफ तौर पर एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए प्रश्न नंबर 4 की तरफ। विविध प्रश्नावली का y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक या जिसकी बिंदु P 3 -2 5 से दूरी 5√2 है। बड़ा सिंपल सवाल है। सबसे पहले यह बताओ कि y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे। कोई भी बिंदु जो कि y अक्ष पर होता है उसका x और z दोनों निर्देशांक 0 होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार आपको यह बोला है कि अगर x y z अक्ष को अपन ऐसे देखने की कोशिश करें, ये x अक्ष है, ये y है और ये z है। मान लीजिए मैं y अक्ष पर एक बिंदु ले लेता हूं, यहां कहीं a नाम का बिंदु, और एक ये बिंदु P दिया हुआ है आपको, जो कि है 3 -2 और 5। तो ये जो a से P की दूरी है ना, ये दूरी 5√2 है। आपको a के बारे में बात करनी है तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं कि y अक्ष पर या बिंदु a जो y अक्ष पर है, माना बिंदु a 0, b, 0 है ना। ये चीज मतलब हमें अब याद हो जानी चाहिए, क्योंकि y अक्ष पर कोई भी बिंदु उसका x निर्देशांक और z निर्देशांक नहीं होता, मतलब शून्य होता है। ठीक है, तो क्या मैं यहां पर PA दूरी नियम से निकाल सकता हूं। क्या होती है सर दूरी नियम, x2 - x1, ठीक है, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग प्लस z2 - z1 का वर्ग। अब यहां पर P नाम का बिंदु x1 y1 z1 मान सकते हो, इसको x2 y2 z2 मान सकते हैं। यह दूरी 5√2 दी है, जो कि बराबर है 3 - 0, तो 3 - 0 या 0 - 3 जो कहो, दोनों का वर्ग तो 3 का वर्ग। b -2 दैट मीन्स b + 2 इसका वर्ग, और साथ में 5 - 0 मतलब 5 का वर्ग। अभी दोनों साइड वर्ग करना पड़ेगा, ऐसे तो ये सवाल हल होगा नहीं। 5 का वर्ग 25 और √2 का वर्ग 2, 3 का वर्ग 9, b + 2 का वर्ग, ठीक है, और 5 का वर्ग 25। एक 25 से एक 25 गया, 9 से गया 25, एक और तो बचा 16, दैट मीन्स 16 बराबर b + 2 का वर्ग। आप यहां पर क्या करेंगे, आप सीधा सीधा यहां से वर्गमूल ले लेंगे कि b + 2 ± √16 होना चाहिए। √16 4 के बराबर, तो b + 2 इज ऑलवेज इक्वल टू +-4। एक बार +4, एक बार -4। तो यदि आप b + 2 को 4 लिखते हैं और b + 2 को -4 लिखते हैं, तो b का मान यहां से 2 और यहां से b का मान -6 आ जाएगा। मतलब b के 2 भिन्न मान होंगे, हाँ होंगे। तो यहां से आपका आंसर क्या होगा कि y अक्ष पर वो कौन कौन से बिंदु हैं। तो अगर a नाम का बिंदु है जो कि है 0, 2, 0, तो दूसरा एक और नाम का बिंदु आएगा a', जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी दूरी इस बिंदु से ये होगी। ये दो आपके सामने भिन्न बिंदु आएंगे। चलिए, ये दोनों बिंदु y अक्ष से अलग अलग है, मतलब दोनों बिंदु y अक्ष से, अच्छा ये दूरी लंबवत दूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो दूरी है वो लंबवत दूरी है, ये दूरी ऐसे भी हो सकती है, मतलब ऐसी वाली दूरी है ये, है ना। थोड़ा सा अगर दो अलग अलग पॉइंट आ रहे हैं तो इस फोटो को ऐसा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये जो P नाम का बिंदु है वो यहां पर है, जो कि है 3, -2, 5, और ये जो दूरी है वो 5√2 है।
तो ऐसा नीचे भी एक और बिंदु हो सकता है ना, इधर की साइड हो सकता है, इसीलिए दो भिन्न बिंदु दिए गए हैं। प्रश्न यहां होता है समाप्त। चलिए, P 2 - 3 4 और Q 8 0 10 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित एक बिंदु का x निर्देशांक 4 है, बिंदु का नाम R है, तो बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। संकेत दिया हुआ है कुछ ऐसा ऐसा है, ठीक है। संकेत दिया कि मान लीजिए R बिंदु को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, बिंदु R के निर्देशांक ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ये संकेत में दिया है। और अगर ये संकेत में दिया है तो आप सीधा सीधा इसका प्रयोग भी कर सकते हो, पर अपन एक बार इसे हल करके देखते हैं, है ना। चलिए, तो आपको प्रश्न में ये दिया हुआ है कि बिंदु P है और बिंदु Q है, और P बिंदु 2, -3 4 दिया हुआ है, और Q बिंदु 8, 0, 10 दिया हुआ है। और इन दोनों के बाद एक बिंदु ऐसा है जो इनके दोनों के बीच में कहीं स्थित है, ऐसा R नाम का बिंदु, जिसका x निर्देशांक 4 है, y निर्देशांक का पता नहीं और z निर्देशांक का भी नहीं पता। तो मैं मान लेता हूं कि R वाला जो बिंदु है वो 4, बीटा, गामा है। ऐसा मान सकते हैं ना कि माना R जो है वो 4, बीटा, गामा है, क्योंकि उसका x निर्देशांक 4 दिया है, ठीक है। अच्छा, क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि मान लीजिए, ठीक है, माना कि ये जो R नाम का बिंदु है, PR और RQ का जो अनुपात है वो अनुपात K अनुपात 1 है। कितना? K अनुपात, मतलब यहां से यहां की जो दूरी है ये वाली, ये दूरी K है, और यहां से यहां की जो दूरी है वो 1 में है, मतलब ये K है और ये 1 है। अनुपात आपको दिया है, तो क्या मैं R बिंदु को निकाल सकता हूं K और 1 में? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोग यहां पर विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसका? विभाजन सूत्र का। विभाजन सूत्र का प्रयोग, विभाजन सूत्र का प्रयोग, विभाजन सूत्र द्वारा। कैसे निकलेगा विभाजन सूत्र? तो विभाजन सूत्र द्वारा ये R बिंदु, जो विभाजन सूत्र होता क्या है सर जी? अगर आप यहां पर विभाजन सूत्र लगाएंगे तो K अनुपात 1 में विभाजन सूत्र क्या है? KX2 प्लस X1 बटा K प्लस 1, है ना। उसके बाद KY2 बटा Y1 K प्लस 1, और यहां पर KZ2 बटा Z1 डिवाइड बाय K प्लस 1। यह है विभाजन सूत्र जिसकी मदद से आप R वाला बिंदु निकालने जाएंगे P और Q से। तो चलिए R का X निर्देशांक निकाल लेते हैं पहले तो, है ना, या फिर ऐसा लिखो कि R बिंदु को सीधा निकाल लेते हैं यार। K 8K 2, तो यहां से मिलेगा 8K प्लस 2 बटा K प्लस 1, जो कि आपको संकेत में दिया हुआ भी है। K का 0 में गुणा करोगे तो 0, -1 में गुणा करोगे तो -3 बटा K प्लस 1, ठीक है। और K का 10 में गुणा करोगे तो 10K, उसके बाद 1 का गुणा करोगे 4 में तो 4 बटा K प्लस 1। लेकिन आपको ये जो बिंदु है ये 4, बीटा, गामा आपने माना है, तो ये कितना है? 4 बीटा और गामा। अब इस प्रश्न को देखते ही हमें यह पता चलता है कि इसका x निर्देशांक के बराबर होना चाहिए, y के बराबर, z के बराबर। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं तो 8K प्लस 2 बटा K प्लस 1, यहां पर 8K प्लस 2 बटा K प्लस 1 बराबर 4 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? तो यहां से मिलेगा 8K प्लस 2 बराबर 4K प्लस 4। 8K से 4K गए तो 4K, 2 से 4 गए तो 2, तो यहां से मिलेगा 4K बराबर 2, मतलब K का मान 1/2। कितना? K का मान 1/2। तो K का मान 1/2 आते ही क्या आप बीटा नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। बीटा क्या था सर? बीटा R का Y निर्देशांक है, जो कि -3K बटा 1 होना, K प्लस 1 होना चाहिए।
अगर k 1/2 है, एक बार फिर से k का कैलकुलेशन कर लो, 4 + 4, 4 इधर आया तो 4 ये बचा, उधर गया तो 2, बिल्कुल ठीक है। यहां पर आप रख सकते हैं -3 k + 1 मतलब 1/2 + 1, तो -3/3/2 मतलब -2 आंसर आ जाएगा। और उसी तरह अगर आप यहां से गामा का वैल्यू निकालने जाएंगे जो कि 10k + 1 बटा k + 1 है, तो आप k + 1 को तो 3/2 रख ही दो क्योंकि अपन ने पहले ही निकाल लिया। 10 गुणा 1/2 + 1, ऐसे ही है ना, 1/2 मतलब 5, 5 + 1 6, 6 गुणा 3/2, तो यहां पर आ जाएगा 4। तो आपके सामने बीटा और गामा का मान भी है, तो ये जो आर बिंदु था वो वास्तव में 4, -2, 4 था। यही आपका सीधा सीधा जवाब है इस प्रश्न का। तो इस तरह से मतलब हमने x निर्देशांक से इसका k अनुपात 1 या अनुपात निकाला, अनुपात की मदद से y और z नाम के बाकी 2 निर्देशांक निकाले जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यदि बिंदु A और B क्रमशः 3, 4, 5 और -1, 3, 7 दिए हो तो चर बिंदु P द्वारा निर्मित समुच्चय से संबंधित समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर PA का वर्ग + PB का वर्ग बराबर K का वर्ग है। 2 लाइन का सवाल है ये। आपको ये बोला है कि A और B नाम के 2 बिंदु फिक्स है और एक बिंदु P है जो अंतरिक्ष में कहीं घूम रहा है, जहां से PA की दूरी का वर्ग और PB की दूरी का वर्ग सदैव एक k संख्या के वर्ग के बराबर है, जहां k एक अचर है। तो आपको P के जो भी समीकरण होंगे वो निकालने हैं। सीधी सीधी बात है, कुछ नहीं। आपको A बिंदु दिया है ऐसा 3, 4 और 5, B बिंदु दिया है ऐसा -1, 3 और -7, और यहां से जब आप दूरी निकालते हैं ना, ये P से A की दूरी निकाली, P से B की दूरी निकाली, तो ये P से A की दूरी और P से B की दूरी का जो वर्ग है वो आपको दिया हुआ है, मतलब वो एक अचर संख्या है, मतलब आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। K जो भी है आंसर में K आ सकता है क्योंकि प्रश्न में K दिया है। अब आपको यह बोला है यहां से कि PA का वर्ग + PB का वर्ग बराबर K का वर्ग है, तो PA और PB अपन कैसे निकाल सकते हैं सर? तो PA और PB निकालने के लिए हमें दूरी सूत्र की आवश्यकता है। मान लेते हैं P का निर्देशांक x, y और z है, तो यहां से आपको आवश्यकता है दूरी सूत्र की। किसकी? दूरी सूत्र की। कैसे निकलता है ये? x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग प्लस z2 - z1 का वर्ग। अच्छा, इस दूरी सूत्र को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा x2 - x1 का वर्ग, मतलब पहले x1 - x2 का वर्ग करो, फिर बाद में y2 y1 निकाल के जोड़ दो, सिग्मा का मतलब यही है, फिर बाद में z2 भी लिख दो। ये शॉर्ट में लिखा जा सकता है। तो क्या आप इसी पद्धति से PA निकाल सकते हैं? बिल्कुल, x - 3 का वर्ग, ठीक है, प्लस y - 4 का वर्ग और z - 5 का वर्ग। उसी तरह से अगर मैं PB निकालने जाऊंगा तो कितना आएगा? PB आएगा x - -1 मतलब x + 1 का वर्ग प्लस y - 3 तो y - 3 का वर्ग प्लस z - 7 मतलब z + 7 का वर्ग। अगर आप PA + PB का वर्ग करना चाहते हैं जो कि प्रश्न में दिया है, तो जब मैं PA का वर्ग करूंगा या PB का वर्ग करूंगा तो यह वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, यही होगा। और आपको प्रश्न में यह बोला है कि PA का वर्ग + PB का वर्ग किसी k संख्या के वर्ग के बराबर है, तो खत्म बात। प्रश्नानुसार x - 3 का वर्ग प्लस y - 4 का वर्ग प्लस z - 5 का वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग प्लस y - 3 का वर्ग प्लस z या z + 7 का वर्ग किसी k संख्या के वर्ग के बराबर है। दैट इज योर आंसर, और कुछ नहीं करना। यही वो बिंदु है x, y, z जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, आपको आंसर देंगे। बस इतनी सी बात है। उन सभी
एक्स वाई जेड का ये समुच्चय है, उसी का समीकरण है। ठीक, चलिए तो ये प्रश्नावली भी यहां पर समाप्त होती हुई और आपके सामने ये अध्याय समाप्त होता हुआ। इस अध्याय की एनसीईआरटी हमने कर ली है। साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा निवेदन ये कि आप इन सवालों को एक बार खुद से करके देखिए और यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर जाकर भी आप इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। सीधा लिखिए www.magnetbrains.com और उसके बाद आप सीबीएसई हिंदी माध्यम का चयन कीजिए, कक्षा 11वीं। उसके अंदर आपको गणित विषय दिखेगा, उसे क्लिक कीजिए। कक्षा 11वीं के लिए आप एनसीईआरटी हिंदी माध्यम का चयन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको लेक्चर या चैप्टर्स दिए रहेंगे। जिस चैप्टर पे आप क्लिक करेंगे उसके बहुत से वीडियो दिख जाएंगे। जिस वीडियो पे क्लिक करेंगे वो आपके सामने चलना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह से। बाकी आपको पता है कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक आपकी समस्त स्कूली शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपको पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति से कोई भी फीस नहीं ली जाती है, बस आपको पढ़ाया जाता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी राज्य से हो। बाकी आपको इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक भी करना है और अपने दोस्तों से कहना है और आप भी खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते हैं अगली कक्षा में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।